हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल मैं आपको 12th क्लास के 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के लिए जो 20 फरवरी को होने वाला है। उसी में मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा हूं हैलोल्केन्स का। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत जरूरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन्स। हैलोल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा मोस्टली 3 है। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है इलिमिनेशन रिएक्शन। एंड थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल्स। ये हमारे हैलोल्केन का प्रॉपर्टीज है। लेकिन हैलोल्केन का प्रॉपर्टी जो तीसरा प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल्स, ये हैलोल्केन के साथ साथ हैलोरिन्स भी शो करते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल जो हमारा है इसको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन ये दो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ये ओनली हमारा हैलोल्केन शो करता है। हैलोरिन्स इस तरह के रिएक्शन को नॉर्मली शो नहीं करता है। ऐसा क्यों नहीं करता वो भी बताऊंगा कि सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हैलोल्केन प्रीफर क्यों करता है। तो हैलोल्केन के प्रीफर करने के पीछे रीजन यह है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करने के पीछे रीजन, पहला रीजन यह होता है कि हमारे सब्सट्रेट के पास बिटर लिविंग ग्रुप का होना। तो यहाँ पे हैलोजन एक बिटर लिविंग ग्रुप होता है। हैलोजन इजीली यहाँ से लीव करके चला जाता है क्योंकि हैलोजन के वो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है और इसलिए वो यहाँ से लीव करके चला जाता है। बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करता है और जनरली न्यूक्लियोफाइल हमारे हैलोल्केन पे ऊपर अटैक करता है और इस तरीका से एक्स को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो जाता है। राइट। अब सेम काम हमारा हैलोरिन्स नहीं करता है क्योंकि हैलोरिन्स में हमारा हैलोजन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड रहता है। बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होने की वजह से हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। हैलोजन बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करने लगता है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जिसको न्यूक्लियोफाइल के लिए ब्रेक करना आसान नहीं होता है। इसलिए हमारा हैलोरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर नहीं करता है। प्रीफर नहीं करता, इट डजंट मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन हैलोरिन्स। हैलोरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा ऐसा नहीं है, होगा लेकिन वो प्रीफर नहीं करता, नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा, आपको एक एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस के प्रेजेंस में होगा या कुछ ऐसे ग्रुप कनेक्ट करोगे बेंजीन रिंग में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सपोर्ट करेगा तब होगा, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। यही वजह है कि हमारा हैलोरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत पॉपुलर नहीं होता है। अब दूसरा मैं बताया इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, वहां भी कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। हैलोजन के बिटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो या इलिमिनेशन रिएक्शन हो, दोनों ही केसेस में हमारा कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होने के पीछे मोस्ट जो फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है हैलोजन का बिटर लिविंग ग्रुप होना। हैलोजन बिटर लिविंग ग्रुप होता है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी प्रमोट करता है इजीली लीव करके और इलिमिनेशन को भी सपोर्ट करता है लीव करके। यही वजह है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन रिएक्शन हमारे हैलोल्केन का टॉप प्रिफर्ड रिएक्शंस होता है। राइट। एग्जाम में आपके आता है कि हैलोल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर क्यों करता है। तो रीजन यह है कि हैलोजन एक बेटर लिविंग ग्रुप है जिसको न्यूक्लियोफाइल आराम से रिप्लेस कर सकता है और सेम रीजन इलिमिनेशन के लिए भी है, लेकिन हैलोरिन्स शो नहीं कर सकता है। उसके पीछे रीजन यह है कि हैलोरिन्स में कार्बन हैलोजन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इसलिए ब्रेक नहीं हो पाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, हैलोल्केन न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म करता है। यह न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, OH- हो सकता है, हमारा RCO- हो सकता है, RO- हो सकता है,
मीन्स CN माइनस हो सकता है, NC माइनस, मीन्स बहुत सारा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है जिसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या है। वैसे मैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन करके अलग पढ़ाया हूं वीडियो में, जिसको आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा मोटी तौर पे बेसिक आइडिया आपको रखना होगा। तो देखो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पे पूछता है क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारा रिएक्शन है इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलेंगे, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप के थ्रू रिप्लेस हो रहा है तो वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इनकमिंग ग्रुप अगर न्यूक्लियोफाइल है तो उसका नेम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेम उसके इनकमिंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे इनकमिंग ग्रुप हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसका नेम हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन में हैलोजन लिव कर रहा है, इसलिए हम लोग इस हैलोजन को लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं, लिविंग ग्रुप और आउटगोइंग ग्रुप भी कहा जाता है। और जो कनेक्ट हो जाता है इनकमिंग ग्रुप हुआ, इनकमिंग ग्रुप, और इसको रिएजेंट भी हम लोग बोलते हैं, और ये हमारा हैलोजन यहाँ पे सब्सट्रेट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं सब्सट्रेट, दूसरे को बोलते हैं रिएजेंट। सब्सट्रेट वह होता है जो जनरली मोर स्टेबल होता है, और रिएजेंट उस रिएक्टेंट को बोलते हैं जो रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है। अब यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ कैसे होगा, मैकेनिज्म का मैंने क्या हुआ, लॉजिकल गेस, मींस व्हाट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच ए केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट, मींस वो हमारा लॉजिकल गेस बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को। एक्चुअल में लॉजिकल गेस होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो कैसे हो सकता है, इसका दो तरीका, एक है कि पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाए और अगला स्टेप में कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो। एक तरीका यह होगा जिसको हम लोग SN1 बोलते हैं, और दूसरा हो कि कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेकिंग और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों क्या हो, साइमल्टेनियस हो, जिसको हम लोग SN2 बोलते हैं। तो दोनों ही हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। पहले देखो इसका मैकेनिज्म, इसमें हम लोग मानते हैं कि पहले मींस इस मैकेनिज्म में मान रहा हूं मैं कि पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता होगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर कनेक्ट होता होगा। ये हमारा हैलोजन है, फर्स्ट स्टेप में हैलोजन यहां से लीव किया X माइनस बन के, और एक कार्बोकेटायन बन गया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में होता क्या है, इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे अटैक करके उससे कनेक्ट होकर के प्रोडक्ट फॉर्म करता है, राइट। यह सेकेंड स्टेप है। अब आप देख रहे हो कि यह हमारा रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके मैकेनिज्म में बोल रहा हूं कि इस तरह से होता होगा। फर्स्ट स्टेप में कार्बन लिविंग बॉन्ड ब्रेक होता है, सेकेंड स्टेप में कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, गेस कर रहा हूं, तो हमारा रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। अब इस तरह के रिएक्शन में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होता है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि उसमें स्लो स्टेप कौन है, स्लोएस्ट स्टेप कौन है। जो स्टेप स्लोएस्ट होता है उसी स्टेप को हम लोग RDS बोलते हैं, मींस रेट डिटरमिन स्टेप। रेट डिटरमिन स्टेप वह स्टेप होता है जो हमारा सबसे स्लो रहता है। स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग RDS बोलते हैं, रेट डिटरमिन स्टेप बोलते हैं। तो इन दोनों में पहले देखेंगे स्लो कौन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टेबल कंपाउंड एक अनस्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे दो अनस्टेबल आपस में कंबाइंड होकर स्टेबल बन रहा है। तो यह तो फटाफट होगा, फास्ट होगा, और ये डेफिनेटली स्लो होगा। तो जो स्लो स्टेप होता है वही RDS होता है, RDS, रेट डिटरमिन स्टेप। अब रेट, अगर कोई केमिकल रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप्स में होता है तो आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हो कि मोर देन 1 स्टेप्स में होने वाले केमिकल रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप सबसे स्लो होता है वो RDS होता है, और RDS ही रिएक्शन के मोलेकुलरिटी और ऑर्डर को डिसाइड करता है। तो हमारा RDS हो गया, मींस रिएक्शन का रेट इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये स्टेप में बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत कम लगता है।
अगर इसमें अगर मान लो कि 1 मिनट टाइम लग रहा है तो इसमें सेकंड्स में टाइम लगेगा, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसलिए हम लोग स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन का रेट डिसाइड करते हैं। तो यह हमारा यही स्टेप होगा, जो स्लो है वो आरडीएस है। अब जब आरडीएस में पता चल गया तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन केमिकल काइनेटिक्स में आप सब पढ़े होंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन वह एक्सप्रेशन है जो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन देता है, और रेट इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि यहाँ पे हमारे आरडीएस में ओनली सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, रिएजेंट नहीं है, मींस न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए इसके रेट के एक्सप्रेशन में ओनली सबस्ट्रेट होगा और सबस्ट्रेट का कोफिशिएंट 1 है तो पावर इसका 1 हो जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर के सम को ऑर्डर बोलते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 1 हो जाएगा। और किसी सिंपल एलिमेंट, किसी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन के आरडीएस में जितना मोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है वही उस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी भी कहलाता है। इसका मोलिकुलरिटी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आरडीएस ऑफ दिस रिएक्शन हैज ओनली 1 रिएक्टेंट एज सबस्ट्रेट, ओनली सबस्ट्रेट है, तो इसका मोलिकुलरिटी भी 1 होगा। तो आप देख रहे हो ये जो हमारा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन का ऑर्डर और मोलिकुलरिटी 1 होगा। मोलिकुलरिटी 1 होने की वजह से ही इस मैकेनिज्म का नेम दिया गया यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1। इसका नाम SN1 हुआ, यूनिमोलेकुलर। यूनि मींस 1 मोलिकुलरिटी वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये हमारा हुआ मैकेनिज्म SN1। मींस इस तरीका से अगर केमिकल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट होगा तो इस तरह के रिएक्शन को बोलेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस SN1, राइट। अब इसके बारे में और समझते हैं। इस SN1 मैकेनिज्म में आप देख रहे हो कि आरडीएस में यह कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के आरडीएस में जो फॉर्म होता है वो उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा यही हमारा होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मींस SN1 मैकेनिज्म में जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहता है। हालांकि X माइनस भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ है, भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकैटायन होता है, क्योंकि यही हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, वो इसीलिए कार्बोकैटायन ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ है। तो आप देख रहे हो SN1 मैकेनिज्म का क्या क्या दो फीचर्स आपके एग्जाम में आता है। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 मैकेनिज्म, या आपको बोलेगा राइट नोट ऑन SN1 मैकेनिज्म, तो बोलोगे SN1 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है जिसका इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। इस रिएक्शन में जो आरडीएस होता है उसके पास ओनली 1 सबस्ट्रेट, आरडीएस के पास ओनली सबस्ट्रेट रहता है, इसलिए इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी और ऑर्डर 1 होता है। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होता है, इसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी 1 होता है। इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकैटायन होता है। अब एक कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हमारे सबस्ट्रेट को अपने कार्बोकैटायन के फॉर्म में जाने का उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा, और ये जितना क्विकली इस फॉर्म में जाएगा रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा। मींस रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म, रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म is directly proportional to stability of carbocation intermediate product means कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ फॉर्म हो रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा SN1 का रेट उतना ही ज्यादा होगा, राइट। यहाँ एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर रिएक्शन, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिखोगे हो जाएगा, लेकिन ज्यादा मार्क्स का है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि SN1, ये तो पूरा लिखना ही होगा। SN1 मैकेनिज्म की एक और प्रॉपर्टी यह होता है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है,
और जब भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे, तो हमेशा कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, अगर आगे देखोगे किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो किया जा सकता है। ओके, तो यह हुआ हमारा SN1 मैकेनिज्म, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इस तरह से भी कैरी आउट किया जा सकता है। इस तरीका से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके अलावा एक और तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और उस तरीका से किस तरह कैसे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट होने का दूसरा किस तरीका से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसको आप देखो। सेकेंड पॉसिबिलिटीज यह है कि कार्बन लिविंग का जो बॉन्ड है, मींस कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ब्रेकिंग है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन है, दोनों साइमल्टेनियसली हो। ऐसा भी हो सकता है, चलिए देखते हैं। अब हमारा यह सब्सट्रेट है, इसको मैं इस तरीके से शो कर दे रहा हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। देखो जी, इस बार SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल लीव करने के बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था और फिर उस कार्बोकेटायन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हमारा न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के रहते ही अटैक कर देगा। मींस हमारा यह लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और हेलोजन यहां से जा रहा है, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल इसकी वजह से इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके इसे बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, तो एक क्लियर साइमल्टेनियसली जैसे ही कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, साइमल्टेनियसली कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन भी शुरू होगा। तो कैसे होगा? तो न्यूक्लियोफाइल जिस साइड से हमारा हेलोजन लगा हुआ है कार्बन से, उस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, केवल अटैक करेगा तो बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव है और लिविंग ग्रुप के पास भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा। सो हमारा न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन से कनेक्ट होना चाहता है, हेलोजन कनेक्टेड कार्बन में लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन से कनेक्ट होना चाहता है, तो इसको बैक साइड से पीछे से अटैक करना होगा, और ऐसा ही न्यूक्लियोफाइल करता भी है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव है, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और इस तरीका से यहाँ पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मींस ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म। एक मोमेंट आएगा जब कार्बन हेलोजन का बॉन्ड 50% ब्रोकन होगा और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड 50% फॉर्म्ड होगा। दैट मोमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अगर हमारा एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया रहता, तो हाइड्रोजन पे एग्जैक्टली नेगेटिव आता, लेकिन ये बॉन्ड 50% ब्रोकन है। 50% ब्रोकन है, तो इस तरीके से डैश डैश से दिखाएंगे हम लोग, और इसके ऊपर डेल नेगेटिव दिखाएंगे। अगर कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म्ड हो गया जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन से 50% कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इसको डैश डैश से दिखाएंगे और इसके ऊपर भी डेल नेगेटिव रहेगा, राइट। तो इस तरह से जितना यह डिसकनेक्टेड है उतना ही ये कनेक्टेड है, और इस वजह से इस कार्बन पे कोई नेट चार्ज डेवलप नहीं होगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इस बॉन्ड के फॉर्म होने से कार्बन पे उतना नेगेटिव आ गया होगा, और इस तरीका से हमारा लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन के ऊपर नेट चार्ज 0 हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। SN1 मैकेनिज्म में आपने देखा कि वहां पे हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बॉन्ड कोई या तो फॉर्म्ड रहता है वरना ब्रोकन रहता है। आधा बॉन्ड फॉर्म्ड और आधा बॉन्ड ब्रोकन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कोई कंपाउंड नहीं है, यह एक स्टेट है जो कंपाउंड के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन जिस समय कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड 50% ब्रोकन है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड 50% जब फॉर्म्ड है, उस सिचुएशन को, उस ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। फिर फाइनली यहां से हेलोजन बाहर निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल कनेक्टेड रह जाता है, और इस तरीका से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया।
और हमारा हेलोजन यहाँ से एक्स माइनस वन के बाहर निकल गया। जगह कम है इसलिए मैं छोटा लिखा हूं। अब ये जो हमारा मैकेनिज्म है ये भी पॉसिबल है, इसमें भी केमिस्ट्री कोई लॉस नहीं हो रहा है, ये भी एक एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म हो गया। अब यहां पे देखेंगे कि हमारा रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वन बॉन्ड ब्रेक होता है, वन बॉन्ड फॉर्म होता है, दोनों काम साइमल्टेनियसली हो गया, तो एक ही स्टेप में हो गया। अगर कोई केमिकल रिएक्शन ओनली वन स्टेप में हो जाएगा तो वही स्टेप उसका आरडीएस होगा। हियर आरडीएस हैज बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट, दोनों प्रेजेंट है, दो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, इसलिए मोलेकुलरिटी क्या हो गया, 2 हो गया। मोलेकुलरिटी, रेट लॉ एक्सप्रेशन, rate is equal to rate constant concentration of substrate into concentration of nucleophile, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो पावर 1 हो जाएगा। ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के पावर के सम को बोलते हैं, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म हो रहा है, इस मैकेनिज्म में रिएक्शन का मोलेकुलरिटी 2 है और ऑर्डर भी 2 है। 2 मोलेकुलरिटी होने की वजह से इस तरह के मैकेनिज्म का नेम हुआ बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 मींस ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका मोलेकुलरिटी 2 है। यह हुआ हमारा बाई मोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। अब आपके एग्जाम में आता है कि SN1 SN2 मैकेनिज्म में 2 डिफरेंस बताओ। तो पहला डिफरेंस होगा SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होता है, SN2 मैकेनिज्म ओनली 1 स्टेप में होता है। दूसरा डिफरेंस यह है कि SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है और इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे SN2 का रेट डिपेंड करता है। SN2 मैकेनिज्म का जो रेट है, रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, तो आप देखो ट्रांजिशन स्टेट में हमारा जो कार्बन है, लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन, इसके सराउंडिंग में 5 ग्रुप्स है, व्हाइल कार्बन फॉर्म्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए कार्बन के सराउंडिंग में 4 से ज्यादा ग्रुप कभी नहीं हो सकता है। लेकिन इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के सराउंडिंग में 5 ग्रुप्स है, सो हियर स्टेरिक हिंड्रेंस प्लेज डोमिनेंट रोल। तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी में स्टेरिक हिंड्रेंस का डोमिनेंट रोल होता है। इसकी वजह से लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, SN2 का चांस उतना ही कम होगा। इस देख लो हमारे लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन है, ये तो लिविंग ग्रुप हेलोजन है, तो इस कार्बन पे जितने बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी कम होगा, SN2 का रेट भी कम होगा, राइट। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एट लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन डिक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो इस तरीका से SN1 SN2 मैकेनिज्म के रेट को भी आप डिसाइड कर सकते हो। अभी मैं तुरंत एक क्वेश्चन लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि SN1 SN2 का रेट क्या होगा डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट्स के केस में। लेकिन यह हमारा SN2 मैकेनिज्म है, वो हमारा SN1 मैकेनिज्म था। SN2 मैकेनिज्म में हमारा रिएक्शन ओनली 1 स्टेप में होता है, जबकि वहां पे 2 स्टेप्स में होता है, राइट। आगे भी दोनों को और भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि किस केस में कौन सा मैकेनिज्म होगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि कौन से सबस्ट्रेट में SN1 मैकेनिज्म होगा, किसमें SN2 मैकेनिज्म होगा। इस पे रेगुलरली क्वेश्चन आता है, तो आपको समझना बेहद जरूरी है। रेट ऑफ SN1 SN2 मैकेनिज्म, जैसे हमारा है मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड।
राइट। यहाँ पे इनका पता करना है कि इस सब में जो हमारे हैलोकेन है, अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो SN1 SN2 का रेट क्या होगा। अगर हम लोग बात करें SN1 के रेट का, तो SN1 का रेट जो होता है डिपेंड करता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा मिथाइल कटायन, यहाँ से प्रोड्यूस होगा इथाइल कटायन, यहाँ से प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी अल्काइल कटायन, यहाँ प्रोड्यूस होगा टर्शियरी अल्काइल कटायन। आप सबको पता है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। मिथाइल कटायन से मोर स्टेबल होता है प्राइमरी कटायन, प्राइमरी कटायन से मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी कटायन, सेकेंडरी कटायन से मोर स्टेबल होता है टर्शियरी कटायन। तो जो हमारे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही हमारे SN1 का रेट होगा। SN1 का रेट सबसे कम होगा फर्स्ट में, फर्स्ट ज्यादा होगा सेकंड में, सेकंड ज्यादा होगा थर्ड में, थर्ड ज्यादा होगा फोर्थ में, राइट। अब SN2 मैकेनिज्म का रेट देखते हैं। SN2 मैकेनिज्म का रेट डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन के पास कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है। लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा SN2 का रेट उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ देख लो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस ही फर्स्ट में है, क्योंकि लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे तीनों ग्रुप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दुनिया का स्मॉलेस्ट ग्रुप है, उससे छोटा ग्रुप हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लिस्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे लिस्ट है, इसलिए SN2 का रेट इसमें हाईएस्ट होगा। फर्स्ट से कम सेकंड में होगा, सेकंड से कम थर्ड में होगा, थर्ड से कम फोर्थ में होगा। तो आप देख रहे हो SN1 SN2 मैकेनिज्म का जो रेट है जो वो एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यही वजह है कि जब हमारा है डायरेक्टली मैं बता भी दे रहा हूं आपको, मिथाइल हैलाइड होगा और हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो मैकेनिज्म ऑलवेज हमारा SN2 होता है। इस केस में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जब ब्रांच होता है बीटा कार्बन पे तो उस केस में थोड़ा SN1 भी हो जाता है, लेकिन जनरली फ्लैट आपके लिए बोर्ड एग्जाम में उस तरह का बात नहीं आता। बोर्ड एग्जाम में क्लियर है प्राइमरी मिथाइल और प्राइमरी केस में SN2 मैकेनिज्म होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस लो रहता है, और टर्शियरी अल्काइलेट केस में ऑलवेज SN1 ही होता है, फिक्स है, ऑलवेज SN1 होगा। लेकिन इस केस में भी SN1 ही होता है हमारा, इस केस में भी SN1 रहता है, लेकिन सॉल्वेंट को बदल करके यहाँ पे SN1 SN2 कर सकते हो, राइट। यहाँ पे SN1 SN2 दोनों का चांस होता है, लेकिन मोस्टली हमारा SN1 का चांस ही ज्यादा रहता है, लेकिन सॉल्वेंट को चेंज करके आप SN1 SN2 का इफेक्ट कर सकते हो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में, जो आगे मैं बताऊंगा, राइट। लेकिन अभी आपके लिए है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में SN1 और मिथाइल प्राइमरी में SN2 मैकेनिज्म होगा। रीजन क्या है मैं आपको बताया। SN1 SN2 मैकेनिज्म पे हमारे सॉल्वेंट के क्या इफेक्ट होता है, इस बात को समझने के लिए हमें सॉल्वेंट के टाइप को समझना होगा। टाइप ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का दो टाइप है, एक हमारा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, दूसरा होता है पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होता है, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स एज फॉर एग्जांपल CCl4, बेंजीन, अल्केन, etc। पोलर सॉल्वेंट हमारा वो कंपाउंड जो पोलर कंपाउंड होता है, पोलर सॉल्वेंट पोलर कंपाउंड्स। पोलर सॉल्वेंट का दो टाइप है, एक हमारा होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक और पोलर नॉन प्रोटिक, राइट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वह होता है जो पोलर भी हो और उसके पास प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी भी हो। मींस जिस पोलर सॉल्वेंट के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो सब के सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। एज फॉर एग्जांपल वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, NH3, फिनॉल,
ETC, ये सब हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कौन है? जो पोलर तो होता है बट उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, H प्लस उसको डोनेट करने का कैपेसिटी नहीं होता। जैसे हमारा एज फॉर एग्जांपल एसीटोन। एसीटोन एक पोलर कंपाउंड है लेकिन इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हमारा क्या हुआ है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल हुआ। दूसरा हमारा एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, यह हुआ DMF एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। देख लो नाइट्रोजन में 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो हमारे इस कंपाउंड का फुल फॉर्म होता है एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, राइट। इसी तरह से DMSO भी होता है, ये सब भी हमारा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट मैं आपको बता दिया। अब आप देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है SN1 SN2 मैकेनिज्म के रेट के ऊपर। ये हमारा अब इफेक्ट शुरू हो रहा है। यह हमारा SN1 मैकेनिज्म है जहां पे कार्बन का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में, यही RDS भी है। जब आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करोगे लाइक वाटर, तो वाटर क्या करेगा? वाटर के पास कैपेसिटी है H बॉन्ड फॉर्म करने का, किस X माइनस से। वाटर हमारा कार्बोकैटायन को भी स्टेबलाइज करेगा थ्रू ऑक्सीजन एंड। हालांकि यह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इसको H बॉन्ड नहीं बोलेंगे, H बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम का इन्वॉल्व होना नेसेसरी होता है। तो हमारा वाटर इस कार्बोकैटायन को तो स्टेबलाइज करेगा ही, साथ में हमारा वाटर इस X माइनस को भी स्टेबलाइज करेगा थ्रू H बॉन्ड। X माइनस को जो लिविंग ग्रुप है इसको H बॉन्ड फॉर्म करके भी स्टेबलाइज कर देगा। तो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को सेपरेटली स्टेबलाइज कर देता है, और कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा समझो कि SN1 ग्रेड उतना ही ज्यादा होगा। इस तरीका से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म के रेट को इंक्रीज करता है। हालांकि कई दफा स्टूडेंट्स को ऐसा लग जाएगा कि अगर एक कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक का चांस कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कार्बोकैटायन कभी भी ऐसा इतना स्टेबल नहीं हो सकता है कि उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना हो, मींस न्यूक्लियोफाइल का कनेक्ट ना हो, अटैक ना हो। हाँ, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होकर के ये होगा कि इतना टाइम आपको मिलेगा कार्बोकैटायन को जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसलिए कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑलवेज SN1 मैकेनिज्म के रेट को इनहेंस करेगा। यही वजह है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, याद रखना है। अब हम लोग सेम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को SN2 मैकेनिज्म में अप्लाई करते हैं। देखो क्या हो रहा है वहां पे। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट जो हमारा है इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट हमारा है। अब ट्रांजिशन स्टेट को होता क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये जो हमारा लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन है इसके ऊपर कोई वैसा चार्ज नहीं है। लेकिन ये करता क्या है कि हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस बार न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज कर देता है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म के RDS में न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट रहता है, जबकि SN1 मैकेनिज्म के RDS में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहां जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करोगे, जिससे वाटर को यूज करोगे, तो करेगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज कर देगा थ्रू H बॉन्ड फॉर्मेशन। अब न्यूक्लियोफाइल ही अगर स्टेबलाइज हो गया और यही न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल ही स्टेबलाइज हो जाएगा तो इस तरीका से बॉन्ड का फॉर्मेशन का चांस शार्पली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला है उसको हमारा वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चारों तरफ से H बॉन्ड फॉर्म करके एक तरह से अरेस्ट कर लेता है। इस अरेस्टिंग की वजह से न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट को अटैक करने का चांस शार्पली डिक्रीज हो जाता है, और SN2 मैकेनिज्म का रेट बहुत कम हो जाता है। मींस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट
SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा, लेकिन SN2 मैकेनिज्म को रेट को डिक्रीज करता है थ्रू स्टेबलाइजिंग न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब जैसे ही आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाते हो, जैसे ही वाटर से आप स्विच करोगे डीएमएफ में डाइमिथाइल फॉर्माइड जो हमारा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, वैसे ही होता क्या है कि ए प्रोटिक सॉल्वेंट के पास तो H+ होता नहीं है, तो वह हमारे न्यूक्लियोफाइल को H बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो जैसे ही वाटर से डीएमएफ को यूज करोगे वैसे ही हमारा न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल जब अरेस्टिंग से फ्री होगा तो फटाफट अटैक करेगा किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर, और इस तरीका से SN2 का रेट बढ़ जाता है। मीन जैसे ही आप वाटर से डीएमएफ में स्विच करते हो, SN2 मैकेनिज्म का जो रेट होता है, रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म, वो तुम्हारा 10⁴ टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। आप इस बात को समझो। मीन्स ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन यही है कि जब आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से प्रोटिक में जाते हो तो जो न्यूक्लियोफाइल प्रोटिक सॉल्वेंट के से अरेस्ट हो गया था H बॉन्ड के थ्रू, वो अरेस्टिंग खत्म हो जाता है, क्योंकि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट H बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, केवल निगेटिव पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि पोलरिटी रहता था अट्रैक्ट करेगा, लेकिन H बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। H बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल हमारा अरेस्टिंग फील कर रहा था। डीएमएफ में ए प्रोटिक सॉल्वेंट में अरेस्टिंग खत्म हो जाता है, और इस तरीके से SN2 का रेट बढ़ जाता है, राइट। तो आप क्लियर हो गया कि जब हमारा डीएमएफ होगा मींस ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2 का चांस ज्यादा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 का चांस ज्यादा होगा, राइट। यही वजह है कि जितने भी सिग्मेंट टर्शियरी में तो फिक्स है, ऑलवेज SN1 होगा, प्राइमरी और हमारे मिथाइल में हमेशा SN2 होगा, लेकिन सेकेंडरी में SN1 SN2 दोनों का चांस रहता है। तो वहां पे होता क्या है कि सॉल्वेंट कई बार डिसाइड करता है। जैसे मान लो हमारा सेकेंडरी है यहाँ पे इस तरीका का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डीएम, अगर पोलर ए प्रोटिक होगा डीएमएफ होगा तो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट होगा तो SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, राइट। ओके जी, तो यह था SN1 SN2 मैकेनिज्म। अब मैं बताने जा रहा हूं कि SN1 SN2 मैकेनिज्म के ड्यूरिंग हमारे जो लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या रहता है। फिर देखेंगे हम लोग इफेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म का स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल मैं लिया था, SN1 मैकेनिज्म में SN1 मैकेनिज्म में होता क्या है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया। अब जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्म होने का मतलब इसका हाइब्रिडेशन sp2 हुआ, क्लियर सी बात है। कार्बोकैटायन जब फॉर्म हो गया, इसको अगर हम लोग sp2 हो गया, अब sp2 कार्बन के पास अगर इसको इस तरह से मैं शो करूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा आप सबको। इस तरह के अगर कंपाउंड में लेता हूं RCH2 न्यूक्लियोफाइल, RCH2X RCH2, राइट, प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारा कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडेशन, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। इसको 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक अल्काइल लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब कार्बोकैटायन जब फॉर्म हो गया, लिविंग ग्रुप लीव करके चला गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास 1 p ऑर्बिटल होता है और वह p ऑर्बिटल यहाँ पे एम्प्टी है। यह p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल, दोनों मींस सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल है, मींस जितना लोब इस साइड है उस साइड उतना ही लोब इस साइड है। अब इसमें होगा क्या कि जब न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आता है अटैक करने के लिए, तो इन द केस ऑफ SN1 न्यूक्लियोफाइल इज अलाउड टू अटैक एट कार्बोकैटायन फ्रॉम आइदर साइड, दोनों साइड से भी अटैक कर सकता है।
इस साइड से भी अटैक का चांस उतना ही है और इस साइड से भी अटैक का चांस उतना ही है, दोनों साइड से इक्वल चांस है। तो इस साइड से अगर अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल तो यह प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर इस साइड से अटैक करेगा तो यह प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट। दोनों के 50-50% फॉर्म होने का चांस है अभी यहां पे। तो यहां मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि हमारा जब SN1 मैकेनिज्म होगा तो जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उस साइड भी न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा और जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ उसके अपोजिट साइड भी न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा, मींस दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है और दोनों का चांस यहां पे इक्वल है। तो जिस समय लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने का कैपेबिलिटी रखेगा, उसमें दो दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मींस जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ उस साइड भी न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा और उसके अपोजिट साइड भी कनेक्ट होगा। और इसका इफेक्ट आपको यह दिखेगा कि SN1 मैकेनिज्म में दोनों ही एन्हांसर फॉर्म होगा, जिसकी वजह से हमारा SN1 मैकेनिज्म रेसिमाइजेशन रिएक्शन बोला जाए। SN1 मैकेनिज्म अगर होता है और हमारा सबस्ट्रेट के पास लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन जो है अगर वो एसिमेट्रिक कार्बन है, जो कि है एसिमेट्रिक कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिस कार्बन का चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप और एटम से लगा हो, तो उस कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन अगर इसके पास है, लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन से कनेक्टेड है, कायरल कार्बन से कनेक्टेड है, कायरल कार्बन हुआ कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन, तो इस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। कैसे होगा? तो देखो जी, जिस साइड Br लगा हुआ है उस साइड भी OH कनेक्ट होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जिस साइड Br लगा उसके अपोजिट साइड मींस इस साइड भी OH कनेक्ट होगा। जब OH इस साइड आ जाएगा तो H इस साइड आ जाएगा, ये भी फॉर्म होगा, मींस दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। ये दोनों एक दूसरे का इनांशिमर कहलाता है, क्योंकि इसको उठा के इसको ऊपर रखोगे तो कवर अप नहीं करेगा, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्या हुआ जी, इनांशिमर्स होता है। फर्स्ट एंड सेकंड आर इनांशिमर्स। इनांशिमर्स के इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे चूंकि दोनों फॉर्म होगा इसलिए दोनों के मिक्सचर को हम बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक इसको अगर बोलेंगे प्लस, मुझे पता नहीं है डेक्स्ट्रो एक लिवो है, लेकिन इसमें से कोई एक इनांशिमर अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा मींस पीपीएल के प्लेन को राइट की तरफ रोटेट करेगा, दूसरा इनांशिमर डेफिनेटली पीपीएल के प्लेन को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। इसलिए अगर ये हमारा प्लस होगा और डी होगा, ये हमारा माइनस होगा और एल होगा। तो इसको हम लोग रेसमिक डीएल पेयर को रेसमिक मिक्सचर भी कहा जाता है। रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर वह मिक्सचर होता है जो इनांशिमर्स के इक्विमोलर मिक्सचर होता है। इनांशिमर्स के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि दोनों ही इनांशिमर का इक्वल अमाउंट रहता है। यह पीपीएल के प्लेन को जितना राइट रोटेट करेगा, यह पीपीएल के प्लेन को उतना ही लेफ्ट रोटेट कर देगा, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और रेसमिक मिक्सचर हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। इसका मीनिंग हुआ कि SN1 मैकेनिज्म में क्या फॉर्म होता है, रेसमिक मिक्सचर। दैट्स व्हाई SN1 मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड रेसिमाइजेशन रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होता है उसको आप देखो। अब यहां से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा हो उसके अपोजिट साइड ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है। इस बार न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया। अब होता क्या है कि ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए कार्बन जो बॉन्ड फॉर्म किया होगा लिविंग ग्रुप से वो sp3 ऑर्बिटल से फॉर्म किया होगा। sp3 ऑर्बिटल का आप देख रहे हो बड़ा सा लोब जो है वो जिस साइड बॉन्ड फॉर्म्ड रहता है उस साइड बड़ा लोब रहता है, और एक छोटा लोब हुआ जिस साइड बॉन्ड फॉर्म नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इसी छोटे से लोब पे अटैक करेगा पीछे से। जैसे से कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म होता जाएगा वैसे वैसे ये छोटा लोब बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे कार्बन लिविंग का बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा वैसे वैसे वो लोब श्रिंक करता जाएगा। मींस यह लोब श्रिंक करता जाएगा और यह लोब बड़ा होता जाएगा। मींस ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे वैसे ऑर्बिटल का लोब
श्रिंक करता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्म होता जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल का लोब बड़ा होता जाएगा और एक मोमेंट आएगा जिसमें 50% कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म्ड रहेगा और 50% कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रोकन रहेगा। उस सिचुएशन को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं और ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में हमारा ऑर्बिटल 50% लेफ्ट साइड रहेगा और 50% क्या रहेगा, राइट साइड रहेगा। दोनों तरफ इसका लोब आधा आधा रहेगा और ये सिचुएशन डेवलप हो जाता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। अब एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है। ये जो कार्बन आप देख रहे हो, इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है, तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के पास 1 p ऑर्बिटल है, इसका मीनिंग हुआ कि वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। एक बात पता चला। अब अगला स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, SN2 मैकेनिज्म में जिस साइड लगा रहेगा लिविंग ग्रुप उसके अपोजिट साइड ही क्या लगेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल फिक्स है। इसलिए SN2 मैकेनिज्म के केस में अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट ओनली वन होगा, एक ही होगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, C2H5 CH3HBr, न्यूक्लियोफाइल हमारा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आया, मैकेनिज्म SN2 है, तो क्या होगा, जिस साइड लगा हुआ Br उसके अपोजिट ही OH लगेगा, फिक्स एक ही होगा। तो SN2 मैकेनिज्म में ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म होता है और इस तरीका से फॉर्म होगा, Br माइनस बाहर निकल जाएगा। SN2 मैकेनिज्म में कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन होता है। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे होगा। आपका RS कॉन्फ़िगरेशन जो भी इसका यहाँ पे होगा उसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन की इसका हमारा जो भी होगा यहाँ पे, जैसे सुपीरियर मोस्ट कौन है, वो ये है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे यहाँ पे है, 3 नंबर पे है, तो 1 2 3 जाएंगे भाया 2, 1 से 3 पे 2 होते हुए जाएंगे हम लोग, तो ऐसे जा रहा है राइट की तरफ। चूंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसलिए ये राइट की तरफ जा रहा था, इसका उल्टा हो जाएगा। हम लोग राइट की तरफ जाता तो मानते क्या, आर होता, लेकिन उसका उल्टा एस हो जाएगा। तो इसका कन्फ्यूजन हमारा एस हो गया, तो इसका भी क्या, इसका आर हो जाएगा, राइट। मीन्स कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्सन हो रहा है, इसलिए जब कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीट इन्वर्सन होता है तो उस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं 100% यहाँ पे इन्वर्सन हो रहा है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं वाल्टन इन्वर्सन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट से, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे वाल्टन इन्वर्सन। मींस SN2 मैकेनिज्म क्या हुआ, वाल्टन इन्वर्सन हुआ, और SN1 क्या हुआ, रेसिमाइजेशन रिएक्शन हुआ, राइट। देखो जी, अब SN1 SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का क्या रोल है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि SN1 मैकेनिज्म में RDS में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चेंज करने से SN1 मैकेनिज्म के रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मींस जब न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी है तो रेट R1 है, जब न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन 0.2 मोलारिटी है तो रेट R2 है, लेकिन दोनों R1 R2 का वैल्यू सेम होगा क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करता है SN1 मैकेनिज्म में, लेकिन SN2 में करता है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट रहता है सब्सट्रेट के साथ RDS में, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। जब 0.1 मोलारिटी में R1 रेट है, 0.2 मोलारिटी में R2 रेट है, तो R2 R1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस तरीका से SN1 और SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हैलोकेन्स में होता है मैकेनिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपके एग्जाम में रेगुलरली आता है। मैं इसको डिस्कस कर दिया। अब मैं डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रिएक्शन है वो आपको बताऊंगा और उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यह हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे हैलोकेन का। KCN से रिएक्शन कराते हैं तो आर्सेनाइड फॉर्म होता है, AgCN से आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। ये कैसे हो रहा है इस चीज को देखते हैं थोड़ा मैकेनिज्म, ये आपके एग्जाम में आता है बोर्ड में। KCN में जब हम लोग हैलोकेन से रिएक्शन करवाते हैं KCN को, तो KCN एक आयनिक कंपाउंड है, K प्लस CN माइनस में ब्रेक हो जाता है। अब K प्लस CN माइनस से ब्रेक होता है तो CN माइनस एक एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है,
Cn माइनस में कार्बन ट्रिपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, कार्बन के पास भी लोन पेयर है लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब कार्बन नाइट्रोजन में न्यूक्लियोफिलिसिटी नाइट्रोजन का से ज्यादा कार्बन का होता है, क्योंकि कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, इसलिए Cn माइनस एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं जिसके पास दो इंड होता है कनेक्ट होने का, लोन पेयर डोनेट करने का। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन दोनों इंड है, लेकिन कार्बन इंड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम रहता है। लेकिन एक और रीजन है, एक और रीजन यह है कि जब कार्बन इंड से अटैक करता है हमारा यह न्यूक्लियोफाइल, तो फॉर्म होता है जो प्रोडक्ट तो साइनाइड फॉर्म होता है और K प्लस और X माइनस KX बन जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कार्बन इंड से में Cn माइनस का न्यूक्लियो Cn माइनस कार्बन इंड से अटैक करता है हमारे हेलोकेन पे, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए Cn माइनस हमारे हेलोकेन पे कार्बन इंड से अटैक करता है। ओके, लेकिन जब हम लोग सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं, जब ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के जब बात होता है तो इसमें होता क्या है कि हेलोकेन को जब आप सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट करवाते हो तो इस बार होता क्या है कि यह सिल्वर साइनाइड कोवलेंट कंपाउंड होता है। कोवलेंट होने की वजह से डिसोसिएट प्लस Cn माइनस डिसोसिएट नहीं होता है, इस बार Cn माइनस फ्री ही नहीं है। इस बार कार्बन एंड जो है वो हमारे सिल्वर से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इस बार हमारा Cn माइनस कार्बन की तरफ से अटैक नहीं कर सकता है। तो सिल्वर साइनाइड के कोवलेंट नेचर की वजह से इस बार Cn माइनस Cn को नाइट्रोजन एंड से कनेक्ट होना होगा, अटैक करता है नाइट्रोजन एंड से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा। कार्बन तो सिल्वर से कनेक्टेड है क्योंकि सिल्वर साइनाइड कोवलेंट कंपाउंड है, इस वजह से ऐसा होता है। जब नाइट्रोजन से अटैक करता है हमारा, यह नाइट्रोजन जब अटैक करता है इसके अल्काइल के ऊपर, यहाँ से हेलोजन X माइनस बन के बाहर निकलने लगता है और हमारा कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक करने लगता है, जिसकी वजह से सिल्वर पे पॉजिटिव आता है और इस बॉन्ड की वजह से हेलोजन पे नेगेटिव आता है और हेलोजन और सिल्वर AgX बन के बाहर निकल जाता है और हमारा ये दोनों बाहर निकल जाता है इस तरीका से AgX बन के, और हमारा यह अल्काइल Cn से कनेक्ट हो जाता है नाइट्रोजन एंड से और आपको मिलता है RNC, जिसको आप बोलते हो आइसोसाइनाइड। ओके जी, तो आपके एग्जाम में पूछता है कि KCN से साइनाइड फॉर्म होता है, AgCN से आइसोसाइनाइड क्यों फॉर्म होता है? रीजन एक ही है, कोवेलेंट नेचर की वजह से ऐसा होता है और इसके आयनिक नेचर की वजह से ऐसा होता है। ओके जी, सेम कहानी है हमारे पोटासियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट के केस में। पोटासियम नाइट्राइट आयनिक कंपाउंड है, जब पोटासियम नाइट्राइट को हमारा एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तब ब्रेक हो जाता है K प्लस और NO2 माइनस, जहां पे O माइनस, और इस तरह के शेप में रहता है, इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन इंड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है और इस वजह से हमारा O2 NO2 जो हमारा है वो इंड से ऑक्सीजन की तरफ से अटैक करता है अल्काइल पे और फिर प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? यह मिलता है अल्काइल नाइट्राइट मिलता है। अल्काइल नाइट्राइट या अल्केन नाइट्राइट इसको बोलते हैं। मिलता है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो सेम कहानी यहां भी है। सिल्वर नाइट्रेट एक कोवलेंट कंपाउंड है जो डिसोसिएट होकर के NO2 माइनस प्रोड्यूस नहीं करता है। सिल्वर नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है, अब ये ब्रेक नहीं होता है तो इस बार ये ऑक्सीजन तो फ्री ही नहीं है। ऑक्सीजन जब फ्री नहीं है तो कंपल्सन है, यह हमारा नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा। जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा तो नाइट्रोजन ही अल्काइल से कनेक्ट होगा और जब नाइट्रोजन अल्काइल से कनेक्ट होगा तो NO2 बनेगा, मीन्स नाइट्रो अल्केन फॉर्म हो जाएगा और AgX बन जाता है। यह हो गया नाइट्रो अल्केन। कन्वर्सन में इस रिएक्शन को बहुत यूज करते हैं हम लोग। किसी कंपाउंड में हैलोजन को हटाकर NO2 कनेक्ट करना है तो आपको सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्ट करवाना होगा। ओके जी, मीन्स यह रिएक्शन ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद यहाँ पे सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल है हमारा अल्कोक्साइड है, ये अटैक करेगा इस हेलोल्केन पे, X माइनस से लीव करेगा, X माइनस Na प्लस NX बन के बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन इस अल्काइल में कनेक्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं अल्कोहल फिनोल ईथर में। उसी तरीके से सेम रिएक्शन है भी है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करता है और जाके कनेक्ट हो जाता है। फिर अमोनिया से जब रेट करवाओगे तो फिर अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये बनेगा प्राइमरी इमीन बनेगा। प्राइमरी इमीन को भी इससे रिएक्शन कराओगे तो सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से कराओगे तो टर्शियरी बनेगा। और इस तरीका से ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं एक एक चीज आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, जो आप 100% स्कोर कर सको। मैं फटाफट कुछ कुछ बोल करके वीडियो छोटा करता, ऐसे में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज मिस हो जाएगा और आप वो एग्जाम में पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं आपको प्रॉपरली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास इनफ टाइम है, दिन भर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, इसलिए लोड नहीं लीजिए। जितना वीडियो दे रहा हूँ सबको पढ़िए अच्छे से, 100% स्कोर कीजिएगा। अगला वीडियो में एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा और हैलोरेंस और हैलोल्केन दोनों की प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।